उसको बुलाना बेटा, तो स्क्रीन ओपन कर दे। तो हमने देखा कि सक्सेस में हमारे 3 क्राइटेरिया होती है, जिसमें हमने आंसर राइटिंग पे 50% हमने वेटेज दिया है, सिलेबस पे 30% और ऑब्जेक्टिव पे 20%। लेकिन ऑब्जेक्टिव को लेकर मिथ बहुत ज्यादा है, गलतियां बम्पर होती हैं। विंडो नहीं खुल रही इसमें, तो उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। और वो गलतियां ये होती हैं कि पहली बात तो हम ऑब्जेक्टिव में फेल क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। हमने बचपन से सीखा है पहले आगे हम पढ़ लें फिर देखा जाएगा। पढ़ भी लिया तो भी उसके बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। देखो आज हो रहा है बिस्मिल्लाह सबका, वो हमें पता था पकड़ में आएंगे। तो हिस्ट्री वाली जरा प्रीलिम्स फाइटर अपने हाथ में निकाल लो, इंग्लिश या हिंदी जो भी है किसी का। हम सबसे पहले यहां शुरू करते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो सेगमेंट आज सीखेंगे, सुपर नोट्स कैसे बनाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सबसे बड़ी बात तो पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ने पढ़ाने की हमारे यहाँ कोई विधा ही नहीं है, लेकिन गुरुकुल में तो आपको वो सारे काम करने होंगे जो अभी तक आपने नहीं किए, इसीलिए गुरुकुल है ये। तो अभी सबसे पहले आज हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो इस बुक का कई लोगों को लगता है कि केवल ये क्वेश्चन की बुक है, ये क्वेश्चन नहीं है, 500 कॉन्सेप्ट है। कैसे हैं अभी जरा हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी हमसे गलती क्या होती है, हमसे निगेटिव मार्किंग क्यों होता है। प्रीलिम्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है निगेटिव मार्किंग। अगर आप लोगों ने अभी तक गुरुकुल में टेस्ट दिया भी होगा तो आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है निगेटिव मार्किंग। अब ये निगेटिव मार्किंग क्या होती है, निगेटिव मार्किंग कैसे काम करती है। निगेटिव मार्किंग एक्चुअली एक ट्रैप होता है, टेम्पटेशन ट्रैप बोलते हैं, टीटी। टेम्पटेशन ट्रैप का मतलब होता है कि हमें लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, बट एक्चुअली में वो हमारे हाथ से निकली हुई चीज होती है। और हम क्या करते हैं, हम 2 तरह के दबाव में होते हैं। जब एक स्टूडेंट प्रीलिम्स देने जा रहा होता है, चलें शुरू करें। जब वो प्रीलिम्स देने जा रहा होता है तो हमारे पास यूपीएससी को क्रैक करने में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऐसे हमें लगता है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है। हमें लगता है कि हम बराबर समय देंगे और हम आईएएस बन जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इस तरह से होता है, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट होता है यहां नियरली 13 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और ये 13 लाख सिर्फ नंबर नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है नॉन सीरियस स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। नॉन सीरियस मतलब जिनको लगता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा यूपीएससी निकल के भागा। तो हम इस तरह से वो करते हुए भी ढेर सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं। ये जो है वो कंपटीशन को बहुत वियर्ड बना देता है। इसीलिए यूपीएससी का एक और फुल फॉर्म हो जाता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा हो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ ट्राई करने के लिए फॉर्म भर दिया तो चलो देख लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर उनका तुक्का भी सेट हो जाता, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो 13 लाख लोग, और 13 लाख से ये जो प्राइमरी स्टेज है वहां से केवल 12 से 14 हजार लोग सेकेंड फेज यानी मेंस के लिए जाते हैं। यानी ये बहुत इरेशनल है। मतलब रेशियो होना चाहिए कि भाई आपने 30% लोगों को आगे भेज दिया, 40% लोगों को 60% छाट दिया। आप जरा देखिए आप कर क्या रहे हैं। आप 1.6% लोगों को केवल यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, 1.6% ओनली, ना 20% ना 30%, कुछ नहीं है। तो ये बहुत इरेशनल जो है वो एक स्क्रूटनी होती है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, बहुत इरेशनल स्क्रूटनी होती है। इस स्टेज से इस स्टेज यानी स्टेज 1 प्रीलिम्स से लेकर और मेंस तक केवल 1.6% लोग जाते हैं, 1.6। फिर इस 1.6 में से इंटरव्यू जो क्वालिफाई करते हैं जाते हैं, उनकी संख्या लगभग 0.04 के आसपास पहुंच जाती है। ये है यूपीएससी। तो ये जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसमें प्रीलिम्स सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, प्रीलिम्स के साथ एक उल्टा है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा एंट्रेंट्स यानी कि जो सबसे ज्यादा लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेशी जो होते हैं, वो हमें फ्लड गेट हमारा यहां खुलता है, लेकिन हम तैयारी में सबसे कम टाइम इसी को देते हैं। बुरा मत मानिएगा लेकिन यही सच्चाई है। सबसे बड़ा मिथ यही है, जब हम कोई मान लीजिए आज आप जून में हैं और जून में आपने कहा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी, अगले साल मई में मुझे पेपर देना है, मान लो 12 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप क्या करते हैं, जून से शुरू करते हैं दिसंबर जनवरी तक अगले साल की आप मेंस की परीक्षा देते आए, तैयारी करते हैं मेंस का। और मेंस की भी नहीं कर रहे होते आप, एक्चुअली सिलेबस पूरा कर रहे होते हैं। बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसे ही करते हैं आप, सिलेबस खेलते रहते हैं आप।
फिर जनवरी फरवरी में आपको याद आता है, अरे यार सीसैट पढ़ना है, अरे यार प्रीलिम्स देना है। देन आप स्टार्ट करते हो जनवरी से, मान लो अप्रैल तक का आपका समय आपका चला जाता है प्रीलिम्स की तैयारी करने में, 4 महीने 5 महीने। और सबसे ज्यादा रैंडम जहां बिहेवियर होता है वो प्रीलिम्स होता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जहां पर सबसे ज्यादा प्रवेशी हैं, जहां पर सबसे ज्यादा उठापटक हो रही है, यहां तो मेंस में तो बहुत कुछ रेशनल है। अगर आपको लिखना आता है, आपने सारे टॉपिक्स के हिसाब से 4-5 डायमेंशन में क्वेश्चन कर रखे हैं, आपका 50% पेपर ऐसे ही हो जाएगा। आपका करंट अफेयर से पकड़ है, डिबेट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। यहां कुछ नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो जो हिडन होते हैं, जिनका कुछ भी नहीं लगा, कोई दांव नहीं लगा होता है, वो तो उन्होंने फॉर्म भर दिया है और उनको जाके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलना है। अगर वो प्रोबेबिलिटी में हर 100 में से एक आदमी का भी तुक्का लग रहा है, तो 13 लाख में जरा उन तुक्के के अंदाजा लगा के देखो, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के देखो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि तुम्हारा कंपटीशन कितना टफ हो गया। क्वेश्चन पहला तो ये हो गया कि जो लोग नॉन सीरियस हो जाते हैं, जिनको लगता है 90 गोला भर देना है, 100 गोला भर देना है, वो सीरियस कैंडिडेट के सामने एक थ्रेट क्रिएट करते हैं। दूसरा, निगेटिव मार्किंग, जो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो सीरियस से सीरियस कैंडिडेट के भी हाथ पैरों को हिला देती है। निगेटिव मार्किंग यानी क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जो समझ है, अभी हम इसको प्रूव करके देखेंगे, जो समझ है उसके हिसाब से, वो जो स्टैंडर्ड उसके हिसाब से गलत है। ये क्या काम करता है निगेटिव मार्किंग? निगेटिव मार्किंग में पता है कितने नंबर चले जाते हैं? 1.6 0.66, 1/3 गलत। 2.66, जरा मैथमेटिक्स जोड़ के देखो, 2 नंबर वो क्वेश्चन तो चला गया जिसको आपने सही समझा था वो तो गया ही गया, लेकिन वो जाते जाते पीछे वाले में से 0.66 निकाल के चला गया। मैंने 2024 के बच्चों को एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोला। जब उन्होंने पहला प्रतिभा सम्मान जो टेस्ट दिया था, ऑल इंडिया टेस्ट हुआ, तो उसमें बहुत से लोगों के निगेटिव मार्किंग आई। मैंने उनसे कहा अगली बार जब तुम्हें क्वेश्चन ना आए तो उसको मत करना, तुम केवल निगेटिव मार्किंग रोक दो, कुछ मत करो। और उन्होंने केवल अपनी निगेटिव मार्किंग छोड़ी और उनकी रैंक ऊपर चली गई। तो निगेटिव मार्किंग डबल मार मारता है, ये 2.66 मार्क्स निकाल लेता है आपका। यानी वो क्वेश्चन तो गया ही गया, पीछे वाले में से 1.66 आ गया। तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, वो इतना खतरनाक होता है जहां आपके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती। अब सवाल ये है, निगेटिव मार्किंग हम करते क्यों हैं? हमसे होती क्या कोई जानबूझ के हमारा गोला गलत भरवा देता है? नहीं। नेगेटिव मार्किंग इसलिए होता है क्योंकि नेचर ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। आप बहुत लंबे समय तक, पहली बात तो साल के 2/3 हिस्से में आप तो ना मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, ना प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, आप केवल तैयारी कर रहे होते हैं। बुरा मत मानिएगा। अभी क्या पढ़ाया जाएगा? बेइज्जती पढ़ाई जाएगी, हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। अभी क्या होगा? अभी बाबू जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। बाबू पढ़ते रहते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते शिकायत करने लगते हैं, फिर दुनिया भर का रोना लगता है। जब तक एक आध उनको झटका नहीं लगता तब तक बाबू इधर इधर घूम रहे होते हैं। कोई पराठे में आलू ढूंढ रहा होता है, कोई बिहार में लालू ढूंढ रहा होता है, सबका अलग ही अलग सेगमेंट चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। एक समय अभी आएगा, अभी बहुत लोग घबराहट होगी, ठीक है, अभी आने दो एग्जाम, आलू भालू सब इनका गायब हो जाएगा, क्योंकि यही अब गायब होने की विलुप्त के कगार पहुंचा है। तो जो प्रीलिम्स का सेगमेंट है, प्रीलिम्स को एक तो सबसे बड़ी बात, हम सबसे कम टाइम देते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं, हमें बचपन से आदत होती है, एनसीईआरटी भी उठा के देख लो, ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, ऐसे क्वेश्चन है ना। आपने कहा उत्तर दिशा में, हो गया आंसर। ध्रुव तारा किसके किनारे पाया जाता है? सप्तऋषि किनारे पाया जाता है, हो गया क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? बता दिया, क्वेश्चन हो गया। बट यूपीएससी में जब आप क्वेश्चन देने करने जाते हैं तो पहले वो आपसे स्टेटमेंट्स देते हैं, 4 स्टेटमेंट्स। एक्चुअली में यूपीएससी के क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, दिस इज नोन एज कंप्रीहेंशन। जीएस में भी कंप्रीहेंशन आता है। तो क्या होता है, वो पहले किसी भी स्टेटमेंट के 4 डायमेंशंस आपको देते हैं। इसी के लिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच, यानी वो उसकी पूरी सार्वभौमिकता के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, पहला। फिर जब ये 4 स्टेटमेंट कंप्रीहेंशन आपको दे देते हैं, तो कंप्रीहेंशन के बाद इनकी अरेंजमेंट, 4 अरेंजमेंट देते हैं, यानी 4x4 का सेटअप क्रिएट करते हैं, 4x4 का सेटअप। इसके बाद ये 4 ऑप्शन देते हैं कि बताइए ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन से ऑप्शन हो सकते हैं 1 2 1 2 3 1 2
3 4 या 1। तो आपको जब तक कंप्रीहेंसिव नॉलेज नहीं होती है तब तक आप कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि आप कहते हैं अरे साहब कोचिंग में एडमिशन ले लिया है हमारा हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा कोई भी जब ये कंप्रीहेंशन होगा, मान लीजिए हमने ये वाला पढ़ा दिया, हमने ये वाला पढ़ा दिया, हमने ये वाला पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है, एक पॉइंट नहीं आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। विषय की संपूर्णता जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विषय की संपूर्णता यानी जो कंप्रीहेंसिविटी ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो विषय की संपूर्णता के लिए आपको कई तरीके से कान पकड़ना पड़ता है। ऐसे भी पकड़ना पड़ता है और ऐसे भी पकड़ना पड़ता है, ऐसे भी पकड़ना पड़ता है, जैसे वो कहे तुम्हें कान पकड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको एक नॉलेज होती है। यूपीएससी में आप कहते हैं सर सिलेबस पढ़ाई करना, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक वर्ड दे रहा हूं, इसको आज से अपने जीवन में उतार लेना। इसको बोलते हैं कलेक्टिविटी। कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, कलेक्टिविटी। जो आप कहते हैं कि सर स्टडी, नॉलेज, कोचिंग, कोच, अब बता रहे कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए। कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए। कलेक्टिविटी मतलब आप पूरे टाइम इंफॉर्मेशन चुन चुन के अपनी डलिया में रखते रहते हैं, यानी आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी एक ईंट की तरह नहीं मिलेगी, कोई भी एक कंप्रीहेंसिव उसमें नहीं मिलेगी। कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए। तो कलेक्टर बनना है तो कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी का मतलब है कि मैं अपने सब्जेक्ट को अलग अलग जगह से, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अलग अलग जगह से चुनता रहूंगा। चुन नहीं लूंगा, चुनता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरा लक्ष्य या मेरा ध्येय ना मिल जाए। सो फॉर बीइंग कलेक्टर यू हैव टू बी कलेक्टिव। याद रखना। तो अगर आपका जो मिथ है, जो आप स्कूल कॉलेज के जो माइंडसेट के साथ आते हैं बच्चे, क्यों 98% बच्चे हर क्लास से फेल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि उन्हें लगता है नॉलेज इज अ होल समथिंग, कि आपको पूरा मिला और आपने उसको ग्रास्प कर लिया। तो उसमें स्टूडेंट क्या करता है, खुद की अपनी जो है वो चीजों को नहीं करता है। उसको लगता है कि यही है, टीचर जी ने 10 लाइन लिखाई है, हम 10 लाइन लिख लेते हैं, हम आईएएस बन जाएंगे। सो वो कलेक्टर नहीं है। तो कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिविटी को लाना पड़ेगा। गुरुजी ने 4 लाइनें बताई हैं, 2 लाइनें हम भी जोड़ेंगे, एक न्यूज़पेपर से जोड़ेंगे, एक क्वेश्चन से जोड़ेंगे, तब जाकर आपकी जो है ये पूरा कलेक्शन तैयार होता है। ये संग्रह करने का नाम है। सो याद रखना मेरा ये ध्येय, ये जो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, कलेक्टिव होना पड़ेगा। कलेक्ट करो, चीजों को चुनो और लगातार चुनते रहना पड़ेगा। तो ये अगर माइंडसेट है तो प्रीलिम्स तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर है? और यूपीएससी में तीनों स्टेज क्रैक करने के लिए एक सीधा रास्ता कभी नहीं होता है। प्रीलिम्स से मेंस पर जाते हैं, मेंस से प्रीलिम्स पे आते हैं। ये भी तुम्हें अभी जब तुम आंसर राइटिंग में तुम्हें कराऊंगा गुरुकुल में, तब तुम देखोगे मेंस का क्वेश्चन तुम करोगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा तुम्हारा। ये दोनों डायरेक्शन में भागता है। प्रीलिम्स की तैयारी करके मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपके आंसर के पॉइंट्स तैयार होते हैं, और जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी होती है। ये घेरने का नाम है। क्योंकि कबड्डी खेले हो कभी, देखे हो कभी कबड्डी, तो कैसे होता है? यूपीएससी बेसिकली वो अपोनेंट है जो कबड्डी 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 करके अंदर घुसता है। तो क्या होता है, वो किसी को छू के मारना चाहता है, जो आया, जो टच में आया गया। तो आपने देखा होगा जब कोई आता है, अपोनेंट तगड़ा होता है, कबड्डी कबड्डी बोलता है, तो यूपीएससी वो कबड्डी वाला है, तो जो कबड्डी बोल रहा है, तो आप कैसे करते हो? आप उसको घेरते हो, उसके कमजोर पॉइंट को देखते हो और उस पर क्या कर देते हो? अटैक कर देते हो। तो ये लक बाई चांस होता है। अगर आपका अटैक प्रिसाइज है तब तो वो तो अपनी लाइन नहीं पार कर पाता, और अगर आपने जरा सा भी ढील दिया कबड्डी कबड्डी में तो आपको उठाकर लेकर चला जाता और अपनी लाइन टच कर लेता, और फिर क्या होता है? आपका लिख कर आता है, बाबू सॉरी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसे लिख कर आता है कि अगली बार प्रयास करें। तो बहुत ध्यान से, तो जो कबड्डी खेलता है वो बहुत फोकस होता है, बहुत एक्टिव होता है। तो कबड्डी भी क्या है? कबड्डी जो है कलेक्टिविटी का नाम है। कलेक्ट ही तो करना होता है, दोनों पक्षों को कलेक्ट करना होता है। जो मार्क्स कलेक्ट कर लेता है, अगर रोक लिया अपोनेंट को
तो क्या होगा, इसके मार्क्स कलेक्ट हो जाएंगे। आपने देखा खिलाड़ी जिंदा हो जाता है, कबड्डी खेला कभी, खिलाड़ी जिंदा हो जाता है और मार के चला गया तो इसका मर गया, उसका जिंदा हो जाएगा, जीत जाएगा। तो यही कलेक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही कलेक्टिविटी है। सो कलेक्टर बनना है तो कलेक्टिविटी सीखना। अब कलेक्टिविटी होती कैसे, जरा इस पे बारे में बात करें। प्रवचन तो दे दिया मैंने। तो प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बात समझ में आई, हम सबसे कम टाइम उस स्टेज को देते हैं जो हमारी तबाही का सबसे बड़ा कारण है। हम फेलियर की तैयारी डे 1 से कर लेते हैं, सभी कोचिंगों में ऐसा होता है। यहां नहीं होने दूंगा गुरुकुल में, यहां डे 1 से हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। हम पढ़ेंगे, हमें एग्जाम निकालना है। और दो तरीके के स्टूडेंट मैंने देखे हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं वो आपके लिए बहुत डिजास्टर्स होते हैं, जो खाली गोला भरने आते हैं और भर के चले गए, किसी का भी 100 में से किसी एक का भी तुक्का सेट हो गया तो तुम्हारी सीट खा गया वो, राइट। दूसरा नेगेटिव मार्किंग, और सबसे कम टाइम हम इसको देते हैं। फिर हम मेंस से प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। हमें लगता है ना पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें फिर मेंस की तैयारी करें, हम मेंस की तैयारी करके प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें यह भी जानना हमारे लिए उतना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा हम आज इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। तो करना क्या है, ये जो किताब आपकी है अब यहीं से शुरू करते हैं। चलिए सेट नंबर 2 खोलिए, सेट नंबर 2 प्रीलिम्स फाइटर सभी के पास है। और अगली किताबें भी हमारी आने जा रही है प्रीलिम्स फाइटर की। अगली किताब हमारी इकोनॉमी साइंस टेक 16 फरवरी को बाकी और भी बुक्स आपको आ जाएंगी। कौन कौन सी, इकोनॉमी आ रही है, साइंस टेक और पॉलिटी, तीनों किताबें एक ही दिन आ रही हैं। ठीक है, तो ये किताब भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है, तो आप लोग इसके साथ भी जुड़ जाएं। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड नंबर पे। अब क्या है, सब लोगों को ये लगता है भाई ये क्वेश्चन बुक है, इसमें ओजांग सर ने क्वेश्चन दिए, मैं क्वेश्चन अभी क्यों करूं, पहले तो मैं पढ़ लूं ना, अभी तो हर्ष का काल पढ़ना है, फलाने का काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, तब हम जाकर इसको हम समझेंगे। अब आपको बताता हूं कि कलेक्टिविटी होती क्या है, आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी आपको सिखाता हूं कि आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी कहते किसको है। चलिए शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी, आर्ट ऑफ कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी क्या है, आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी। तो आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन को चुनना पड़ेगा। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है क्वेश्चंस, जिसके लिए हमारा एक बैच है आरएफआर। आपको पता होगा, आप में से बहुत से लोगों ने, कितने लोगों ने आरएफआर बैच लिया है यार? वो सबके लिए मैंडेटरी, मैंने कहा था कि वो सबके लिए मैंडेटरी है। आरएफआर क्यों नहीं करते हो? ये बीमारी है हमारी कि हमें क्वेश्चन से चिढ़ है। हमें 12 साल 15 साल तुम्हारी ट्रेनिंग होकर आई है कि क्वेश्चन तभी लगाते हैं जब पढ़ लिया होगा सब, टेस्ट तभी देते हैं जब सब कुछ आता होगा। टेस्ट दे देंगे, लोगों ने देख लिया कि हमें कुछ नहीं आता, फिर क्या करेंगे? ये माइंडसेट है। आरएफआर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही एक एडवांस वर्जन है। हम इस पे आ जाते हैं। चलो सेट नंबर 2 खोलते हैं, इसमें सभी के पास है। अब जरा देखो कि कलेक्टिविटी होती कैसे है, आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी कैसे काम करती है, और क्वेश्चन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे संपूर्ण करते हैं। तो जरा हम आ जाते हैं सेट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पढ़ें। क्वेश्चन कहता है अरब इन्वेशन वर नॉट कंट्रीब्यूटेड फैक्टर टू द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये है सबके पास। दूसरा कहता है ड्यूरिंग हर्ष रीन हर्ष चरित्र लिटरेरी वॉज वर्क रिटन बाय द किंग हिमसेल्फ डिस्क्राइब हिज कॉन्क्वेस्ट एंड द वास्टनेस ऑफ एम्पायर। थर्ड कहता है ज़ुआंगज़ांग famous Chinese pilgrim visited the ancient Indian city of Nalanda during the Gupta period where he studied and taught Buddhist philosophy. Fourth one, Brahmagupta is known for formulating the concept of शून्य and the decimal numeral system. पहला फायदा ये होता है जब हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, और वो ये होता है, राइट, दूसरा फायदा ये होता है कि आप कभी भी परेशान जो है नहीं होते हैं, आप आसानी से उसको समझ पाते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए, तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें क्या चीजें फायदा। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें इसका आंसर पता है नहीं पता इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, पढ़िए। हाँ, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि गुप्त राजवंश के पतन में अरब आक्रमणों का कोई योगदान नहीं था। हर्ष के शासनकाल के दौरान राजा द्वारा लिखी गई हर्षचरित की साहित्यिक कृति में उसकी विजय और उसके साम्राज्य की विशालता का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन स्वांग ने गुप्त काल के दौरान प्राचीन भारतीय शहर नालंदा का दौरा किया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन का अध्ययन और अध्यापन किया।
ब्रह्मगुप्त को शून्य की अवधारणा और दशमलव अंक प्रणाली तैयार करने के लिए जाना जाता है। चलिए, अब इसमें से कौन सा सही है अपने हिसाब से आप लगाने की कोशिश करिए। तो पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपका कान खड़ा हो जाएगा, हाँ यार ब्रह्मगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, हर्ष के बारे में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन करके क्लास में बैठते हैं तो आपकी नॉलेज ऑलरेडी एक्सपेंड कर जाती है, नंबर 1। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुझे कलेक्टिविटी कैसे सीखनी है, सीखेंगे? चलो आज देखो ये पूरे के पूरे नोट्स कैसे एक छोटे से पेज में आते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करो। तो अब हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स फाइटर में सेट नंबर 2 में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर, अब सारे क्वेश्चन मैंने यहां निपटा रखे हैं, 7, 8, 9 सब तक हम कर लेंगे, देखना एक छोटे से पॉइंट में। तो मुझे नॉलेज मिली कि गुप्त काल में इसमें जो आंसर होगा वो कहा जाएगा ऑल ऑफ द, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो गुप्त काल का जो समय है वो 5वीं एडी के आसपास माना जाता है। अरब जो है 9वीं से 10वीं एडी में भारत में प्रवेश करते हैं, यानी दोनों का समय काल सही नहीं है। तो मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा जरा देखो कि अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से सुपर नोट्स कैसे बनाने और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है। कोई भी एक किताब, आप कम से कम 10 किताबें पढ़ोगे तब आज के ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। किसी भी एक किताब में इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत रिसर्च करके हमने इसको बनाया है। अब लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन एक जगह लेकर आनी, अब जरा देखते जाओ, जैसे जैसे आता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, अभी देखना मजा कितना आएगा। रेडी? अब मुझे पता चला गुप्त पीरियड में अरब जो है वो इस समय नहीं आए थे, मेरा पहला इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। दूसरा, हर्ष का एक समय नाम आया, हर्ष का, गुप्ता लिखा, हर्षा लिखा। तो हर्ष के समय में हर्षचरित आप सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। हर्षचरित लिखा गया था। हर्षचरित इटसेल्फ यानी इसने स्वयं लिखा था, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। हर्षचरित इसने स्वयं लिखा था। क्या है हर्षचरित का विषय? हर्षचरित में इसने अपने आक्रमणों यानी कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो उसने काम किया था उसके बारे में लिखा है, और साथ ही साथ हर्षचरित में उसने बताया है अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में, वास्टनेस ऑफ एम्पायर। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इसका आंसर लिखा है आपके पास। अब उसी ऑप्शन से मैं अपने सुपर नोट्स बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बनाए? तो हमने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए अगला काम कैसे होगा। फिर हम गए, अगला कहता है वैनसोंग फेमस चाइनीज पिलग्रिम विजिट द नालंदा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता में गया और मैंने लिखा कि वैनसोंग, अब ये मैंने नूडल्स बना दिया, चाइनीज है। ये मेरे नोट्स है, सुपर नोट्स ऐसे ही बनते हैं, LWMI इसी को बोलते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। तो ये कौन सा यात्री है, कहां का यात्री है? क्योंकि स्वयं आप इसका नाम बहुत, वैनसोंग का नाम बहुत बार सुनोगे। तो मेरे लिए चाइनीज है, नूडल्स है मेरा। अब तुम अपना कुछ भी ढूंढ लो, चाऊ चूई कुछ भी बना लो। ठीक है, ये चाइनीज है, चाइनीज ट्रेवलर है, पिलग्रिम है। ये आया था नालंदा। नालंदा क्यों आया था? बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़ने और पढ़ाने के लिए। मेरी इंफॉर्मेशन हो गई। अगला कहता है ब्रह्मगुप्त इज ऑल्सो नोन द फॉर्मुलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य एंड द डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। तो ब्रह्मगुप्त का जो समय था वो गुप्त काल में था। ठीक है, और ये शून्य के आविष्कार के लिए, हालांकि ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ लोग इसको आर्यभट्ट मानते हैं, लेकिन योजना जो आई थी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन उसमें कहा गया था आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की। यूपीएससी ने क्वेश्चन के जवाब देते समय जो है वो ब्रह्मगुप्त को शून्य और डेसिमल प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली का जनक माना है। ठीक है, तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ये तय है, जब योजना आई थी, योजना गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, उसमें उन्होंने लिखा था कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ब्रह्मगुप्त शून्य की खोज की थी, ठीक, और डेसिमल न्यूमरल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली को जन्म दिया था। अब मेरा ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। तो सिर्फ क्वेश्चन करके यस नो डी सही है ए सही है, ज्यादातर लोग यही गलत काम करते हैं। नहीं, मुझे अब क्या करना है, मैंने गुप्त साम्राज्य से जुड़ी हुई, अरब इसके समय नहीं आए थे सॉरी, क्लियर है? वेनसोंग आया था, वेनसोंग चाइनीज पिलग्रिम था, ये मेरा चाइनीज है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट करने के लिए, वहां पर पढ़ने और पढ़ाने, किसकी? बुद्ध फिलॉसफी को पढ़ने और पढ़ाने के लिए आया था। डन हो गया? चलिए, हर्षचरित के बारे में पता चला कि हर्षचरित जो उसने लिखी थी, खुद जो है हर्ष ने लिखी थी, और उसने अपने कॉन्क्वेस्ट यानी अपने जो है जो उन्होंने युद्ध किए थे उसके बारे में और अपने साम्राज्य के बारे में जानकारी दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 याद है? चलिए खोलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेट नंबर 2। कहता है हर्ष वॉज अ प्रोलिफिक राइटर विद हिज लिटरेरी वर्क नागानंद।
इज अ सेलिब्रेटेड प्ले विच इज सेंट्रल थीम ऑफ हिज प्ले। अब सीखो क्या है, राइट सीखो ये क्या है। और जिसके पास अभी बुक नहीं है वो लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, यहां से आप ले भी सकते हैं, जल्दी किताबों की दुकान पे भी आ जाएगी। तो हर्ष वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, वो स्वयं में बहुत अच्छा जो है राइटर था। उसने नागानंद नाम की इंफॉर्मेशन लिखी। अब आप ढूंढ मारो एनसीईआरटी को और आपको इंफॉर्मेशन मिले तो बताना मुझे। बहुत रिसर्च की है, इसी को कलेक्टिविटी कहते हैं। मुझे हर्ष के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कैसे भी हो। अब रैदर देन मैं जाऊं और 50 पेज पहले पढ़ूं हर्ष के काल के बारे में, फिर 50 पेज के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं डीएन झा पे जाके पढ़ूं, डीएन झा पढ़ने के बाद मैं रामशरण शर्मा पढ़ूं, उसके बाद मुझे ये इंफॉर्मेशन मिले, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली कलेक्ट कर लूं ना। तो इसमें नागानंद के बारे में ये बड़ी रेयर इंफॉर्मेशन है। तो कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। पहली बात क्या है, नाटक है। तो अगर कभी पूछा गया नागानंद क्या है तो ये प्ले है। सेंट्रल थीम ऑफ, अब पूछ रहा है इसका सेंट्रल थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार आया था। तो हमने जितने भी क्वेश्चन इसके बनाए हैं ना 2022 और 2023 के पैटर्न पे, जैसे क्वेश्चन आए हैं हमने सेम टू सेम क्वेश्चन यहां बनाए। अब मैंने क्या किया, हर्ष पे मैंने एक क्वेश्चन पे लिखा। अब मैं अलग से नोट्स नहीं बनाऊंगा। मैंने क्या किया, मेरी सेंट्रल थीम कौन है, हर्ष। मैं किसके बारे में लिख रहा हूं, हर्ष के बारे में। इतिहास का नोट्स बनाना बहुत आसान होता है अगर हम नायकों के बारे में लिख लें। ज्योग्राफी का नोट्स बनाना आसान होता है अगर हम स्थलाकृतियों के बारे में लिख लें। बात तो पर्वत की होगी, पठार की होगी, नदियों की होगी, झील की होगी, या प्लेट टेक्टोनिक्स की होगी, हवा की होगी। तो इनके नोट्स, और इतिहास में नायक होगा या वंश होगा, राजा होगा, वो किसी ना किसी वंश के साथ जुड़ा होगा, यही तो है। तो नोट्स इनके आधार पर सुपर नोट्स बनाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन मैंने क्या किया, अभी देखते जाना, इतने में पूरा मैं ये खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा हर्ष के समय एक प्ले था, एक जो है नाटक था, इसका नाम था नागनंद। तो नागनंद किसके बारे में था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में यह नाटक था। बुद्धिस्ट यानी बौद्ध उपदेशों के बारे में, दर्शन के बारे में यह प्ले था। हो गया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो जहां जैसे हर्ष के क्वेश्चन है तो एच लिख लीजिए, गुप्ता के क्वेश्चन है जी लिख लीजिए। आइए इसके बाद जिसके जिसके जो क्वेश्चन है उनको वो नंबर दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको पढ़ा तो जहां जहां मुझे हर्ष के क्वेश्चन मिले मैंने डाल दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, महासभा। विद रेफरेंस टू द महासभा, मगध सभा, मगध सभा जिसे हम लोग कहते हैं, माघ सभा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अर्थात माघ सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हर्ष ने कन्नौज में एक भव्य सभा बुलाई थी। यह हर्ष के शासनकाल के दौरान एक कल्याणकारी योजना थी। यह गुप्त काल में मंदिर वस्तु की एक अनूठी शैली थी, या यह बौद्ध विद्वानों का एक भव्य गठबंधन था। ठीक है, यानी इट वॉज अ गुड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, या सी था इट वॉज यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द गुप्त पीरियड। तो मैंने आपको बताया था कि सक्सेस के लिए हैंडल विद केयर, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस शब्द का प्रयोग करो उसको बड़े ध्यान से समझो। तो ये क्वेश्चन आज की पिछले 2022-23 में इनका डोमिनेंस रहा। इस तरह क्वेश्चन एक शब्द दे देते हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो कहता है कि भाई माघ सभा क्या थी, तो भैया माघ सभा थी वो क्या था, बुद्धिस्ट। तो माघ सभा के बारे में करेंगे तो ये क्या था, कन्नौज में ग्रैंड असेंबली थी। क्या थी ये, ग्रैंड असेंबली थी कन्नौज में। तो कहां हुआ था, कन्नौज में। अब जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, हर्ष कन्वेड अ ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज। तो कन्नौज में इसने एक बहुत बड़ा क्या किया था, एक महासभा बुलाई थी, उसका नाम रखा था इसने महासभा। तो ये क्या था, ये माघ सभा के रूप में था, माघ मेले के रूप में जाना जाता था। साथ ही साथ चलो यहां तक हो गया। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी। मुझे ये नहीं पता थी, मेरे टीचर ने इसको नहीं बताया था, मेरे नोट्स में नहीं था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। हर से रिलेटेड मेरी जानकारी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अभी देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 5। द गुप्त पीरियड्स और डेवलपमेंट ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी गुप्त काल में, हिंदी में क्या है, गुप्त काल में मंदिर वास्तु की नागर शैली का विकास देखा गया। दूसरा, हर्ष के साम्राज्य पर पश्चिमी हेफ्थलाइट्स, बहुत लोगों ने तो पता ही नहीं कि हेफ्थलाइट्स होते क्या हैं, हूण, खाली हूण हमें नाम पता है, और यूपीएससी वाले क्या करते हैं, वर्ड के साथ खेल जाते हैं। इनको पश्चिमी हेफ्थलाइट बोल देंगे, आप कहेंगे अरे ये तो यार किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए हमने एक एक लाइन, एक एक शब्द में इतना गौर किया है ना, इतने ध्यान से इसको बनाया है कि मजा आ जाएगा तुम्हें।
तो पश्चिमी हेफ्थलाइट्स पे हम गए, ने आक्रमण किया, जिसे पंजाब में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। अब पता नहीं, कई बार क्योंकि हर्ष के बारे में इतनी ज्यादा जानकारियां है नहीं, पर उसका जो दक्षिणी प्रवास था उसके बारे में जानकारियां हैं। ये जानकारी बहुत रेयर है, बहुत रेयर इंफॉर्मेशन है ये। हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत के बंगाल क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। अब यह भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि चोल साम्राज्य के बारे में जानकारियां हैं, लेकिन इसके बारे में व्यापार की जानकारियां बहुत सीमित हैं। ठीक है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास ने चंद्रगुप्त शासक द्वितीय की प्रशंसा में, चंद्रगुप्त शासक जो थे, महाकाव्य रघुवंश लिखा। अब यही तो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको रघुवंश के बारे में पता है, आपने पढ़ रखा है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है। नागर शैली भी आपने देखा कि वो आपको पता है, लेकिन अगर आपको 2 और 3 नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। तो आजकल ये ऑप्शन भी इन्होंने बदल दिए हैं, यानी पूरी जानकारी। ये भी नहीं कह रहे कि पहला तीसरा सही है, आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। बोला इसमें से कोई भी 2 सही है, तो पूरी जानकारी अगर नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर। पहले क्या होता था, लोग तुक्का लगा लेते थे, अच्छा पहला वाला तीसरा वाला देख रहे, हाँ हटाओ इसको, ये हो जाता था। अब नहीं, ये 2022 से एक नया पैटर्न जन्म लिया। 2023 में इस तरह के क्वेश्चन का डोमिनेंस, हमने पूरा पैटर्न ही वही फॉलो किया है। तो कह रहा है कि कोई भी 3 सही हो सकता है, कह रहा कोई भी 4 सही हो सकता है। क्लियर है। तो अब मान लीजिए आपने पढ़ा, बहुत मेहनती बच्चे हैं और आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पंजाब आक्रमण हुआ था, या आपको ये नहीं पता बे ऑफ बंगाल में उसने बिजनेस बढ़ाया था। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? अब आपके पास 2 विकल्प है कि क्वेश्चन छोड़ दो या इसका तुक्का मारो, और दोनों कंडीशन में क्या होगा, विध्वंस है। छोड़ोगे तो 0 मार्क्स, और गलत कर दिया तो 2.66 मार्क्स निकल गए। यही है प्रीलिम्स में असफलता का सबसे बड़ा कारण। अब मैंने क्या बताया अभी, आज आपको सिखाया ना, कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए। तो कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टिविटी चाहिए, तो कलेक्टिव हम कैसे करेंगे? अब हमने चुन लिया इंफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है चारों सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने नोट्स में डाल दिया, सुपर नोट्स में डाला कि गुप्त काल में नागर आर्किटेक्चर की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही बात है। अब आगे और क्वेश्चन करोगे तो नागर पूछा जाएगा कि नागर वासर में क्या अंतर है, तो नागर में आके आंसर में डाल देना, पेंसिल से नोट्स बना लो। दूसरा, इसी में दिया हुआ है कि भाई हाँ, जो रघुवंश लिखी गई थी, रघुवंश वो किसने लिखी थी? महान कवि कालिदास ने। किसके लिए लिखी गई? इसके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्तकालीन शासक थे, ये गुप्तकालीन थे। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा हो गया। आ जाओ छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब किसी ने पूछा कलेक्टिविटी का, यही तो कलेक्टिविटी है। ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इसको एक जगह कितने छोटे पॉइंट्स में कलेक्ट कर रहा हूं। मेरे 5 क्वेश्चन हो गए, आधा पेज भी हमने यूज नहीं किया। यही कलेक्टिविटी है, और रेयर ऑफ द रेयर इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। आपको ये लंबा लंबा लिखोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। अभी क्या, अभी मैं आगे जितने क्वेश्चन करता जाऊंगा सब इसी के अंदर डालता जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे। नागर शैली पर क्वेश्चन आएगा आपको, कालिदास की अन्य रचनाओं के बारे में क्वेश्चन अभी आएगा। अभी देखना इसी में आ गया आपको। अब आपको कहीं अलग नहीं जाना है, आपको पता है आपने कहां रखा है, बस ले जाकर उसको डालते जाना है। और आपकी जब माली जो है, जब वो फूलों को कलेक्ट करता है और उनको धागे में पिरोता है, तो माला तैयार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो भैया जब चुनोगे, कलेक्ट करोगे, तभी तो तुम्हारी सक्सेस की माला चढ़ा जाएगी। तो माला 2 तरीके से इस्तेमाल की जाती है, सफल लोगों के गले में डाली जाती है और फोटो पे भी टांगी जाती है। तो माला का सही प्रयोग करना जरूर सीखें। समय रहते अगर आपने पहन लिया तो विजेता है, और समय निकल जाने के बाद अगर किसी ने पहनाया तो दिवंगत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सही समय पर इस चीज को कर लें, ये बड़ा जरूरी है। अब आ जाओ, छठा कहता है कि हर्ष के शासनकाल को धार्मिक सभाओं के आयोजन से चिन्हित किया गया, जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया। 6 क्वेश्चन इज रेडी। और जो बेशर्मों के पास अभी बुक नहीं है, वो बेशर्म बुक ले लें, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी तो तुम जानते हो, मैंने कहा ना, माला टाइम से पहनो, जीवित रहते पहन लोगे तो अच्छा है। मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक आध अटेम्प्ट खराब करके आखिरी अटेम्प्ट बिताकर, अरे यार ये क्वेश्चन अगर हम लगा लिए होते तो मेरे क्वेश्चन हो जाते, तो फिर माला आप नहीं पहनेंगे, आपको पहनाई जाएगी। ध्यान रहे। चलिए आ जाओ छठे पे। तो कहता है कि असेंबली को क्या कहा गया? अभी हमने कहा है?
वो माघ का मेला था, यही तो सबसे बड़े। हर्ष के रीजन में वॉज मार्क्ड बाय द कन्वीनियंस ऑफ द रिलीजियस असेंबली विच अट्रैक्ट स्कॉलर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया। उसका नाम क्या था? अब आपको, आपने तुरंत अभी इसको क्या बोल दिया, माघ नाम दे दिया, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था। यही तो दिक्कत है कलेक्टिविटी में। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करो, छोटी छोटी गलतियां। इसमें पूछ रहा उसका नाम क्या था? उसका नाम था महासंवाद। और अगर आपने ए लगा दिया तो आप निपट जाएंगे। तो क्या हुआ, हर्ष में मैं चला गया और मैंने ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसी कन्नौज की ग्रैंड असेंबली को मैंने कहा महासंवाद। देखो आ गया सुपर नोट्स में। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इतिहास के नोट्स बनाना बहुत आसान है, अगर आपने उन नायकों को पकड़ लिया तो हो गया। देखो आ गया, मेरी इंफॉर्मेशन पूरी होती जा रही है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 7th में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। चलो सब लोग पढ़ो इसको। 7th क्वेश्चन पढ़ो। 7वां क्वेश्चन सेट नंबर 2। क्या लग रहा है? हर्ष prohibited the use of animal food in this kingdom and not punish those who killed any living being। पहला पार्ट बिल्कुल सही है, उसने प्रोहिबिट किया था, लेकिन उसने पनिश करने की बात की थी। इसमें एक वर्ड आ गया नॉट पनिश, गलत हो गया। He erected thousands of stupa and established the travelers rest all over the kingdom। उसने ढेर सारी सराय बनवाई थी, बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, अगर मुझे नहीं पता तो हर्ष के क्या बारे में बात की मैंने? हर्ष के बारे में मैंने कहा कि उसने ट्रैवलर्स के लिए ये चीजें बताई। ठीक है। 5वां क्वेश्चन में अगर और पार्ट देखें, 5वें क्वेश्चन में अगर आ जाओ, हर्ष एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय द वेस्टर्न हुणास, ठीक है, हेप्थलाइट्स, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट बैटल इन पंजाब। बिल्कुल सही है। तो क्या था, इसी के शासनकाल में हूणों का इन्वेजन हुआ था। हूण आए थे और उन्होंने उससे जो लड़ाई हुई थी उनको हटाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ पंजाब। पंजाब का युद्ध कहा जाता है। डाल दिया एक ही जगह। ड्यूरिंग हर्ष रीन द बंगाल रीजन ऑफ इंडिया सॉ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज इन साउथ ईस्ट एशिया। अर्थात अगर हम यहां देखें तो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत के बंगाल क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, मैरीटाइम ट्रेड बढ़ा था। देखो ये मेरी नाव है, ये अब बता रहा है कि मेरा ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, मैं नाव लेके निकला हर्ष के शासनकाल में। किस टॉपिक के अंदर मैंने डाला, हर्ष के अंदर डाल दिया। ठीक है, कहां पर ट्रेड हुआ, बे ऑफ बंगाल में। किसके साथ ट्रेड हुआ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ। मेरा काम हो गया। मैं इसको हिंदी में लिखूं चाहे इंग्लिश में लिखूं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। हो गई। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत से लोग किताब पूछ रहे हैं, अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा किताब कहां आ रही है। भैया किताब जो आर्ट ऑफ कलेक्टिविटी के लिए, अगर आत्मा जग गई। इतने दिन से चिल्ला रहे, मेरा गला फट गया, नहीं कुछ हो पा रहा है, बुक बुक नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कॉल कर लो। और अभी देखो आज 2 लोग पकड़े गए, 2 लोग किताब लेकर आए हैं। और कोई है जिसके पास बुक नहीं है? चिराग तले इतना अंधेरा, हाँ है ना। अच्छा तुमने दान दिया है, इनकी किताब है। देखो कैसे आर्ट की बात कर रहा है, च्युइंगम चबा रहा है मेरे सामने, बाल में चिपका देंगे। हम मास्टर थोड़े जटिल किस्म के हैं, हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, किताब दिया, भोकाल देखो इसको, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान की रैप दे रखा है। चलो अब अगला क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग द हर्ष पीरियड बिकॉज द रीमैरिज ऑफ विडो वाज नॉट परमिटेड पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट। ये स्टेटमेंट 1 है। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर स्टेटमेंट में आपको कई बार ये बताना पड़ता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले की सही व्याख्या है। और कई बार इससे भी पागलपन दिखा देते हैं, बोलते हैं क्या जो पहला स्टेटमेंट है वही क्वेश्चन ही सही है कि नहीं है।
तो ये मजाक नहीं, सबसे सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग स्टेटमेंट क्वेश्चन में होते हैं, क्योंकि इसमें अंदाजा लगाना बड़ा, कई बार ये बोल देते हैं कि स्टेटमेंट 2 सही है लेकिन जो कथन है यानी कि जो क्वेश्चन है वही गलत है, अब बताओ तुम। तो इसमें भी तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर, द चॉइसिंग ऑफ हर हस्बैंड वॉज पॉपुलर इन दिस पीरियड। 8वां क्वेश्चन, तो जरा देखें तो, हाँ क्या कह रहा है, इस पीरियड में हर्ष के समय में स्वयंवर की प्रथा खत्म हो गई, जिसमें नारी अपने मन से अपना वर नहीं चुन सकती थी, और जो विडो रिमैरिज थी वो काफी हद तक कम हो गई थी, और महिलाओं की स्थिति इस वजह से, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई थी। तो मुझे अपना नोट्स बनाना है, मैं क्या करूंगा, मैंने कहा भाई महिलाओं की स्थिति नॉट सेटिस्फैक्टरी, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, डाउनवर्ड कर सकते थे। नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं कम से कम, अभी तो मैं इसको और छोटा कर दूंगा, कई लोग परेशान हो जाएंगे। तो महिलाओं की स्थिति नॉट सेटिस्फैक्टरी, क्यों, विडो रिमैरिज नहीं थी, मेरा काम हो गया। और स्वयंवर जो है वो यानी कि चूजिंग हर हस्बैंड, वो भी क्या हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया था, बंद हो गया था, यानी स्वयं क्या वर वो नहीं चुन सकती थी, स्वयंवर। तो ये दोनों स्थितियां खराब हो गई थी। 8वां क्वेश्चन कर लिया मैंने, 8 क्वेश्चन कर लिए यार, ये लो 8 क्वेश्चन के नोट्स हैं मेरे, ये मेरे 8 क्वेश्चन के नोट्स हैं। अब मेरे पास सिर्फ 8 क्वेश्चन के नोट्स में आप देखो मैंने कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। क्या मैंने देखा, गुप्त के बारे में पता चल गया, क्या मैंने देखा, नागर शैली, हाँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हाँ, क्या लिखा, रघुवंश लिखा, अरब यात्री, अरब आक्रमणकारी नहीं आए थे, मुझे पता चल गया, चाइनीज सुएनजोंग नूडल्स लेके आया था, कहां गया था, नालंदा गया था, क्यों गया था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, हाँ, क्या किया था, शून्य, अपने बारे में लिख दो, अपने दिमाग की फोटो बना दो, अपने ब्रेन की, मेरा मन किया बनाऊं, मैंने कहा लोग ऑफेंसिव ना हो जाए। और दशमलव प्रणाली जो कि तुम्हारे मार्क्स, इन दोनों की खोज उसने की, आपके दिमाग की और आपके मार्क्स की, ठीक है, दोनों इसमें जोड़ लो, कभी नहीं भूलोगे कि आपके मार्क्स किस में आते हैं, डेसिमल में आते हैं, उसमें भी आप यस करते हैं, माइनस में नहीं आए, ठीक है 0.5 0.6 उसमें भी आप खुश रहते हैं। और आपके ब्रेन की जो खोज है शून्य की यहां हुई है, ठीक है। अब हर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। हर्षचरित इसने स्वयं लिखी थी, क्या लिखा था, अपने कॉन्कर्स के बारे में और अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में। देखो इतनी जल्दी, कितना हार्डली मुझे लग रहा है 15 मिनट हुए, हार्डली 15 मिनट हुए और सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास जिंदगी भर के लिए हो गई। और अभी मैं इसमें जाने कितने इंफॉर्मेशन, अभी हर्ष के बारे में और इंफॉर्मेशन आएगी, मैं इसमें एड ऑन करता जाऊंगा, एड ऑन करता जाऊंगा। अभी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी आएगी, मैं यही ऐड ऑन करता जाऊंगा, मुझे कुछ भी और आवश्यकता नहीं है। इसी को बोलते हैं सुपर नोट्स। हाँ भाई, महासभा हुई, मघासभा हुई, कन्नौज में हुई, कहां हुई, कन्नौज में हुई, ग्रैंड असेंबली कहा गया, इसको क्या बोला गया, महासंवाद बोला गया, ठीक है। नागानंद, ये क्या है, नाटक था, इसमें किसके बारे में बात हुई, इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बात हुई, ठीक है। इसने क्या किया, व्यापार को बढ़ाया, हुड़ों का आक्रमण हुआ, बैटल ऑफ पंजाब हुआ, बे ऑफ बंगाल में व्यापार बढ़ाया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार बढ़ाया। इसने क्या किया, ट्रैवलर्स के लिए ढेर सारी सराय बनवाई, ठीक है। प्रोहिबिटेड एनिमल किलिंग, हाँ इसने प्रोहिबिटेड एनिमल किलिंग की थी, लेकिन इसने पनिश भी किया था। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि विडो रिमैरिज नहीं थी, और साथ ही साथ ये फिर से जो है वो स्वयंवर नहीं कर सकती थी। हो गई मेरी इंफॉर्मेशन। अब आप देख रहे हो इतने इंफॉर्मेशन सिर्फ इतने पॉइंट्स के अंदर आ गए। अभी शुएनजोंग के ऊपर सेट नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है ना, ले जाके सारे क्वेश्चन यहीं रख दो, क्या आया था, कब आया था, क्या कर रहा था, शुएनजोंग का नूडल्स यहीं पका दो, यहीं पका दो, खत्म करो बवाली। 4 क्वेश्चन है ना सेट 1 में, सब एक जगह लेते चले आओ। इसको बोलते हैं सुपर नोट्स, इसी को बोलते हैं। ये है तुम्हारी कलेक्टिविटी। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टिविटी सीख लो। अब जब तुमसे हर्ष के बारे में मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अपने दोस्तों को फोन करो जो नहीं बहुत बकैती करते हैं, कहां पंजे तले गए हो, ठीक है, जो इस तरह तुमसे पूछते हैं। हमारे छात्र पढ़े होते हैं, हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो जो आपसे बोलते हैं, हाँ वो इसलिए मैं तुतला के बोल रहा हूं क्योंकि वो मानसिक अवस्था में वही है। उनसे बोलो शेड्यूल क्या होता है, तो अपना बताने लगेंगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का बताना बे, ठीक है। मैं सुबह 10 बजे प्रातः काल उठ जाता हूं, हाँ ऐसे शेड्यूल। उसके बाद 2 घंटे मैं सोचता हूं, फिर मैं चाय पीता हूं, फिर मैं 1 बजे तक फ्रेश होने जाता हूं, फिर मेरे लंच का समय हो जाता है।
ये उनका शेड्यूल है। बोले भाई आपका नहीं, संविधान के शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। बोलेंगे ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप उनसे आज क्वेश्चन पूछें, हर्ष के बारे में हमें ये जानकारियां आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा थोड़ा मानसिक आध्यात्मिक शोषण जब वो तुम्हारा करो तुम भी करो, इसको बोलते हैं स्टडी एक्सप्लॉयटेशन। करो तो आपका कॉन्फिडेंस उनके लिए समस्या बनेगा, तब पता चलेगा ना हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो रोज तुम हमसे आके क्वेश्चन पूछोगे, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपने देखा कितने छोटे नोट्स आपके बन के तैयार हो गए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने। अभी इसमें वर्ड और खत्म करते जाओ, धीरे धीरे ये नोट्स शॉर्ट, इसीलिए पेंसिल से बनाओ। तो जब आप इस तरह से पढ़ो, आप कहोगे तो मैं ये सारे नोट्स बनवा दूंगा आपको, ठीक है। वो देखो फोटो खींचने लगी, बनाएंगी नहीं ये। और हमने कल जाके चेक किया था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हाँ बिल्कुल सही था, राम नारायणन जानकी वल्लभम। तुमने हमारी बात कैसे गलत की? कई जगह पे तो आर्यभट्ट ने भी शून्य का आविष्कार किया था, है? नहीं नहीं, हम कह रहे तुम सही हो, लेकिन हम गलत नहीं है। इसको दो तरीके से, आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। आप सही हैं तो हम गलत कैसे हो गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चले, तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, सुपर नोट्स इसको कहते हैं। और जो बेशर्म अभी तक बुक नहीं ले पाए हैं, कौन कौन है जिनको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ उनका भी हम लोन निकलवा देते हैं, ठीक है। भारत सरकार ले रही है, आप भी ले लें। किसके किसके पास ये बुक नहीं है अभी? ये ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हाँ बेटा नहीं है? हाँ ठीक है। और बैग में रखे रहना, जाने किस दिन हम प्रकट हो जाएं फिर क्वेश्चन करने लगे, नहीं तो इस तरह से भाव खाना पड़ेगा सबको। देखो कैसे ऐड के बारे में बोल भी नहीं रहा कि मेरी किताब है, एटीट्यूड में है, पाकिस्तान को लोन देता है ये, ठीक है। इसका अलग ही टेम्परामेंट चल रहा है? लोन लेके आया तेरे पाकिस्तान से, निकालो बाहर इसको। ये तो वो है जैसे नहीं होता कोई बेचारा कुछ मांग रहा हो, 4 सिक्के बज रहे हो, उसको 1 सिक्का देते, 2 सिक्का उठा लिया। पाकिस्तान से कौन लोन लेता है भाई? चलो तो चलो भैया पढ़ाई करो, ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू। अब इसका नहीं कि 8 के बाद बनाना बंद कर दो, इसके बाद के नोट्स बनाते रहो। धीरे धीरे पेंसिल से नोट्स बनाओगे, मिटाते रहोगे, इसमें तुम्हें कुछ समय बाद पता चलेगा यू स्टार्ट क्रिएटिंग नोट्स में नोट्स बनते हैं। तो जब नोट्स में नोट्स बनाना सीख जाओगे, यानी गुप्त साम्राज्य की बात आएगी, जितनी इंफॉर्मेशन है एक जगह बांध दो, हर्ष के बारे में बात आई बांध दो, आक्रमण हुए बांध दो। जब तुम ये नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, नोट्स में नोट्स, तब समझ लेना तुम्हारी रियल पढ़ाई, फिलर्स तुम्हारी तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग अपने आप बंद हो जाएगा। ये बुक तभी आपके काम आएगी। नहीं तो मैं क्वेश्चन की बुक क्यों निकालता, मैं टेक्स्ट बुक निकालता। ये मुझे पता ये जितना इंपैक्ट क्रिएट करेगी, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, चेहरा वेरा थोड़े ना हुआ है। तो हमने एक गाना सुनाया था ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चप्पल मुंह पे पड़ा है, ठीक है। तो तुम भी महाढीठ, पड़ा है सर, कई बार मुंह पे पड़ा है, बता इससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो आप महाढीठ हो, कोई बात नहीं है, पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। और इकोनॉमी आ रही है, पॉलिटी, और मैं सर से बोलूंगा इकोनॉमी के नोट्स वो शुरू करें, क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी आपका चलना है, तो वो दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।